हाँ तो दोस्तों, आज सर्वदिव्यम इंस्टीट्यूट की तरफ से ऋत्विन शर्मा मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम आप सबके साथ हिंदी का एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आप क्रिया कहते हो, क्रिया का डिस्कशन करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्रिया बनती कैसे है, क्रिया के भेद कितने होते हैं, अकर्मक सकर्मक क्रिया जिसमें आप बहुत परेशान रहते हैं, समझ नहीं आता कि टहलना, घूमना, जाना, फिरना ये सब क्या है, ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है, हम सब पर बात करेंगे। आइए देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्रिया क्या है, कैसे उत्पन्न होती है। हिंदी और संस्कृत दोनों में इसके स्वरूप को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्रिया की हम बात करें तो सबसे पहले एक यही प्रश्न उठेगा कि आखिर क्रिया है क्या। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जानना ये है कि क्रिया क्या है, ठीक, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, यह बनती कैसे है, यह बनती कैसे है, यह बनती कैसे है, ठीक। तीसरी चीज़ ये, इसके भेद कितने होते हैं और किस तरह से इसके प्रकार को सुनिश्चित किया जाता है, ठीक। अगर इसके भेद की बात करें, यह बनती कैसे है इसकी बात करें, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना होगा कि क्रिया होता क्या है, क्रिया है क्या। अगर क्रिया को देखें तो आप इसकी परिभाषा जानने से आप पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते कि आखिर ये है क्या। जान लीजिए कि किसी कार्य को करना या उसका होना क्रिया कहलाता है, क्योंकि होना और करना दोनों में अंतर क्या है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वतः प्रकृति के द्वारा होती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए उसका कारक उपलब्ध होता है, उसका कर्ता उपलब्ध होता है। यानी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना एक क्रिया है, आप पढ़ रहे हैं तो आप एक क्रिया कर रहे हो। यानी कि हम जिस कार्य को करते हैं वो क्रिया होती है। कई बार क्रियाएं स्वतः भी होती हैं, जैसे बारिश का बरसना, पानी का बहना, हवाओं का चलना, हो सकता है कि ये भी क्रियाएं हों। बर्फ का पिघलना क्रिया हो सकती है, उसे हम करते नहीं, वो होता है। सूर्य का निकलना हो सकता है क्रिया हो। इस वजह से क्रिया की परिभाषा में अगर आप देखोगे तो सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत होती है कि क्रिया है क्या। तो क्रिया किसी कार्य के करने या होने को कहते हैं। आइए इसको देखते हैं क्या है। अगर इसको जानने की कोशिश करें तो इसको आप इतना कह सकते हैं कि किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया है। किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया है। अब आप इसको परिभाषित भी कर सकते हो, यानी कि यही इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं आप, परिभाषा भी यही आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलें आपको कि क्या है, कुछ भी आप लिखिए, जैसे कहना, बोलना, चलना, खाना, रोना आदि कुछ भी आप लिख सकते हो, सब का सब क्रिया है। समस्या वहाँ आती है कि जब ये पूछा जाता है कि ये सकर्मक, इसमें अगर इसी में सकर्मक और अकर्मक ढूंढना पड़ जाए तो समस्या आ जाती है। नहीं समझ पाते कि किसको हम अकर्मक कहेंगे, किसको सकर्मक कहेंगे। हम रट लेते हैं, हमें रटना नहीं है, सीखना है चीज़ों को। अगर हमने सीखा तो हमें बड़े आसानी से इनको रटना नहीं पड़ेगा। कितने क्रियाओं को आप रटोगे कि यह कर्मक है, ये सकर्मक है, रटने की ज़रूरत नहीं होती। हम बताते हैं आपको कि कैसे करेंगे। अभी आते हैं इसके भेद पर, फिर आप देखिएगा कि बड़े ही आसानी से अकर्मक और सकर्मक में भेद आप कर पाएंगे। दूसरी चीज़, यह बनती कैसे है, ये दो तरह से देखना होगा कि हिंदी में ये कैसे बनती है और ये संस्कृत में कैसे बनती है। हिंदी में और संस्कृत में। संस्कृत आपको पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि कैसे बनती है, वो चीज़ देखिएगा। ये किससे बनती है, कैसे बनती है। दोस्तों याद रखना कि संस्कृत में अगर क्रिया की बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ धातु से क्रिया का निर्माण होता है।
सिर्फ धातु से क्रिया का निर्माण होता है, धातु से। लेकिन हिंदी में हम बात करें तो ये धातु से तो होता ही है, धातु से तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ संज्ञा से भी क्रिया का निर्माण होता है और इसके अलावा विशेषण से भी क्रिया का निर्माण होता है। संज्ञा और विशेषण दोनों से हिंदी में क्रिया बनती है, यानी कि कुल मिलाकर के आप देखोगे तो हिंदी में क्रिया का जो निर्माण होगा वो इन तीनों से मिलकर के बनेगा, तीनों से संभव है, संभव है। अब बात यहाँ आती है कि ये धातु क्या है और धातु को जानेंगे कैसे। देखना, जैसे आपको कहा जाए, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा कि पठ एक धातु है और इससे क्रिया बनती है। उसमें जब हम कोई प्रत्यय लगाते हैं, जैसे तीतः अंति सीथः थ आम यावह आमा, यानी पठति पठतः पठन्ति पठस पठतः पठत पठाम पठावह पठाम, इस्यति इस्यतः इस्यन्ति लगा देंगे तो क्या होगा, तो भी ये क्रिया बन जाएगा, यानी पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यस पठिष्यतः पठिष्यत पठाम पठावह पठामा। कहना क्या हो रहा है कि इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं, यानी प्रत्यय जोड़ रहे हैं। क्लियर? अगर हम बात करें कि ये पठ क्या है तो यही धातु है, और ये इसमें जो लग जाएगा, जैसे मान लो ती लगा, तह लगा, अंति लगा, तो ये सब क्या है, ये प्रत्यय हैं जो कि पठ में लगने के बाद जब लगता, जैसे ती प्रत्यय लगा तो ये बन गया पठती। ठीक, अब यह क्रिया है। मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं, संस्कृत में पठती क्रिया है, लेकिन पठ क्रिया नहीं है, पठ धातु है। ठीक उसी तरह से अगर आप हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में अगर मैंने एक शब्द लिखा चल, चल, अब यहां पर क्या है, चल एक धातु कहलाएगा, यह धातु होगा। लेकिन इसी में अगर हम प्रत्यय जोड़ दें और यह प्रत्यय हम चल में ना जोड़ दें तो अब हो जाएगा क्या, चलना। अभी तक जो चल था यह धातु था, यह धातु था, यह क्रिया नहीं था, यह क्रिया नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने प्रत्यय ना लगा दिया और ये चलना बन गया तो चलना क्या हो गया, अब यह जो है ये क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई। बहुत आसान है कि जैसे हम कह रहे हैं सो, ये सो क्रिया नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकता, क्रिया नहीं है। ठीक, अगर मैंने कहा जा, ये जा क्रिया नहीं हो सकता, ये क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा जा में आप ना प्रत्यय जोड़ दो तो अब ये जो बनेगा वो होगा जाना, और जाना शब्द आ गया, अब ये क्रिया हो गया। ठीक, जाना क्रिया हो गया। और ऐसी दशा में जो जा था, जो सो था, ये क्या थे, ये दोनों ही धातु कहलाएंगे, ये धातु हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि धातुओं से ही निर्माण होता है क्रिया का, और धातु ही क्रिया के उत्पन्न करने का मूल विधि है, मूल साधन है। यानी कि मूल तत्व क्रिया का क्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे, धातु। अच्छा, अगर मैं कहूं, एक चीज, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि धातु का कैसे समझेंगे, धातु होती क्या है। धातु का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है कई बार कि इसका शाब्दिक अर्थ आप बताएं क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, शाब्दिक अर्थ का बात होगा तो हमेशा कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन आप बताएंगे धातु का शाब्दिक अर्थ है शब्द योनि, यानी कि जहां से क्रिया शब्द की उत्पत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। हमारा आपका प्रादुर्भाव जो हुआ, जो हमारी उत्पत्ति हुई वो मानव योनि से हुई। उसी तरह से अगर कहा जाए कि धातु शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है तो क्या है, शब्द योनि, यानी कि क्रिया शब्द की जो उत्पत्ति है उसके लिए मूल तत्व क्या है, तो वो क्या है,
धातु है। और हमेशा ऑप्शन में जब पूछा जाए कि क्रिया शब्द का मूल क्या है तो आप क्या बताएंगे? धातु बताएंगे। क्रिया शब्द का मूल धातु है, यानी कि क्रिया शब्द की उत्पत्ति का मुख्य साधन क्या है? धातु है। क्रिया शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? धातु से होती है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन ये भी ध्यान में रखेंगे कि हिंदी में क्रिया जो है संज्ञा से भी बनती है और विशेषण से भी बनता है। ठीक है, संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया का निर्माण होता है। ये अलग बात है कि संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को आप नाम धातु क्रिया कहते हैं, वो भी बताऊंगा। क्योंकि जब भेद आप पढ़ेंगे तो क्रिया के भेद में दो तरह से हमको देखने की जरूरत होती है। एक उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा उत्पत्ति का विलोम होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार में अंतर क्या? अच्छा, व्युत्पत्ति को थोड़ा और समझिए। व्युत्पत्ति को ही आप कह सकते हैं रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, के आधार पर। लेकिन इतने से ही क्रिया खत्म नहीं हो जाती। क्रिया के तमाम भेद देखे गए हैं और कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार आपसे संयुक्त क्रिया जैसी बात पूछी जाएगी, कई बार अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण सकर्मक की बात पूछी जाएगी। यहां से जब क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट को। आखिर वो कैसे सॉर्ट आउट होगा, किस तरह से वो अपने विषय को इस तरह से मजबूत कर पाए कि उसको कॉन्सेप्ट के साथ उसके संदर्भों को समझ करके इस टॉपिक को क्लियर कर पाए। खैर, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, पूरे टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से करने के लिए आपको समय लेकर के इस क्लास को बखूबी कई बार पढ़ना होगा। एक लेक्चर में ये चीज़ें लंबा जाएंगी, चूँकि स्टूडेंट्स देखता नहीं है या बहुत कम स्टूडेंट हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा, हम तो 60 छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे आपको, आपके स्टडी के पर्पस से, कि आपको टाइम मिले तो आप आधे घंटे में 20 मिनट में इसको देख लो। लेकिन टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आपको कई पार्ट, जितने भी पार्ट का वीडियो आपको मिले, उस पूरे वीडियो को अच्छे से एनालिसिस करिए, उसकी स्टडी करिए। यकीनन आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कहीं। रटने की कोई चीज़ नहीं होती, व्याकरण में भी रटना नहीं है, सीखना होता है। इसलिए मैं बार बार आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन तैयार हो पाए हिंदी व्याकरण को लेकर के। आइए, व्युत्पत्ति के आधार पर का मतलब हो गया कि इस तरह से इन संदर्भों में कि नेचुरली क्रिया जो है हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के पर्पज से ये कितने भेद इसके होते हैं। ठीक है, तो इसको मुख्यतः 4 भाग में बांट दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर क्रिया को कहा गया कि आप यौगिक क्रिया पढ़ लो तो क्या नाम है कि एक क्रिया पढ़ लोगे। उत्पत्ति के आधार पर कहा गया कि आप नाम धातु क्रिया पढ़ लो, नाम धातु क्रिया पढ़ लो तो हो जाएगा कि आप 2 भेद इसका पढ़ लिए, नाम धातु क्रिया। फिर कहा गया कि अच्छा आप प्रेरणार्थक क्रिया भी पढ़ लो, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया तो आप 3 भेद पढ़ लिए। किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। यानी व्युत्पत्ति के आधार पर आप देख पाएंगे कि क्रिया को आपने 3 तरह से देख लिया, और एक चौथा भेद इसका देख लीजिएगा। वो बहुत बार पूछता है और कहता है कि ये तो पूर्वकालिक क्रिया होनी चाहिए, पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि कुल मिलाकर के ये मुख्यतः उत्पत्ति के आधार पर हमें 4 प्रकार की क्रियाओं को देखने की जरूरत होती है। अच्छा, ये चारों इतने आसान होते हैं कि बस थोड़ा सा चीज़ों को समझें आप तो बड़े अच्छे से कर लेंगे। दिक्कत आती है थोड़ा सा प्रेरणार्थक क्रिया में और पूर्वकालिक क्रिया में। लोगों को ये लगता है कि
ऑप्शन दे देता है कि वह चाय पीकर बैठ गया, वह चाय पीकर बैठ गया, बैठ गया। फिर लिखेगा वह चाय पीकर बैठ गया, बैठ गया। अगला, वह चाय पिया और बैठ गया। और भी इस तरह से कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन बावजूद इसके अब कहा जाएगा, बताया तो ये जाएगा कि इसकी जब परिभाषा बताई जाती है पूर्वकालिक क्रिया की, तो ये कहा जाता है कि जब कोई कर्ता किसी एक कार्य को पूरा करने के पश्चात यह पता चला कि वो अगली क्रिया में, दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जा रहा है, यानी एक क्रिया के पश्चात तो दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जा रहा है, लग जा रहा है, वही पूर्वकालिक क्रिया है। लेकिन चूंकि व्याकरण में अशुद्धियों की वजह से, वाक्यों में अशुद्धियों की वजह से हम जो है चीज़ों को समझ नहीं पाते और हमको इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है और हमको ये लगता है कि यार इन सारे ऑप्शन तो एक जैसे हैं, ठीक है, इसमें हम किसको पूर्वकालिक क्रिया के रूप में हम चयन करें। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं। मैंने आपको ये बताया कि अगर ये तीन ही ऑप्शन अगर आपके साथ हों, आपके सामने हों और पूछा जाए कि इसमें सही चुनिए, तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। आइए मैं बताता हूँ क्या है। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी और कर अलग अलग लिखा हुआ है, कहीं से भी ये सही नहीं है। ठीक है, जहाँ पर इस तरह से चीज़ें आए, जैसे मैंने कहा कि धातु अलग करके प्रत्यय जोड़ोगे तो वो क्रिया नहीं होगी, उसी तरह से यहाँ पी जो है धातु है और कर अलग दिख रहा है, इस वजह से वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, हमें ऐसा ऑप्शन चुनना होगा जो पूरी तरह से क्रिया बना रहा हो उसको, और उसमें यह भी पता चल रहा हो कि दूसरी क्रिया भी होनी है। ऐसी दशा में सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, वह चाय पीकर बैठ गया। क्लियर? तो इन चीज़ों को आप बड़े बारीकी से समझना होता है, और भी बात करेंगे इस पर। ठीक है, आइए आप देखते हैं जरा सा रचना और बनावट के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं। तो रचना और बनावट के आधार पर जब देखने की बात करते हैं तो इसको सिर्फ दो भाग में बांटते हैं हम। एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। एक होता है अकर्मक। ठीक, अच्छा, क्रियाओं में अन्य क्रियाएं भी हम थोड़ी देखेंगे। अन्य क्रियाएं जो आपसे पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में, इस वजह से बड़े ही, अगर पूरे प्लेटफॉर्म को देखा जाए, क्रिया को अगर समझना हो, तो इन सारे प्रश्नों को जब तक आप अच्छे से विद द एग्जाम्पल आप नहीं करते हैं, तब तक आपकी क्रिया में जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा क्या होगा? बना रहेगा। ठीक, हम जरा चर्चा कर लें। मैंने ये कहा कि हिंदी में संज्ञा और विशेषण से भी क्रियाएं बनती हैं। तो संज्ञा तो नाम होता है किसी का, इससे हम कैसे क्रिया बनाएं? आइए देखिए, मैं बताता हूं। संज्ञा किसी का भी नाम होता है, कुछ भी है, अगर उसका नाम है तो वो संज्ञा है। आइए जरा देखते हैं, क्या हाथ संज्ञा है? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल सर, हाथ तो संज्ञा है, क्योंकि यह शरीर के एक अवयव का नाम है। इसमें लिंग पुल्लिंग नहीं देखना है, बस मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं देखने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि हाथ क्या है, तो आपका जवाब होगा, मैं कहूं कि हाथ जो ये वर्ड लिखा गया है, इसमें यह धातु है, विशेषण है, संज्ञा है, क्या है? तो आप बताएंगे कि सर नो डाउट कि यह संज्ञा है। अगर संज्ञा है तो इससे क्रिया कैसे बनाएंगे? तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रत्यय लगाएंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यह क्रिया के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये नो डाउट कि ये क्या बना देगा? हिंदी में क्रिया बना देगा। और ये बात आप जान जाओगे कि हाँ सर, धातु से तो आपने बना करके दिखाया था कि अगर चल क्रिया है तो इसमें ना जोड़ दिया तो चलना हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जा क्रिया है, ना जोड़ा तो फिर क्या हो गया? जाना हो गया। ठीक है, आ क्रिया है, ना जोड़ा तो आना क्रिया हो गया। प्रेरणार्थक क्रियाओं में हो सकता है आना या वाना जैसा प्रत्यय जोड़ा जाता हो,
ठीक है। तो वहां पर जब हम प्रत्ययों की बात करेंगे तो धातु से तो धातुओं में प्रत्यय लगाने पर क्रिया बनेगा, लेकिन संज्ञा से और विशेषण से क्रिया का निर्माण कैसे होगा? तो हाथ में अगर प्रत्यय जोड़ोगे तो हथियाना, हथियाना जो बनेगा ये क्या है? यह क्रिया हो गई। यानी हाथ से याना प्रत्यय लगाने पर क्या बना? हथियाना। उसी तरह से आप देखेंगे विशेषण से, अगर मान लो लिखा है बगल, बगल क्या है? स्थान का नाम, एक जगह का, एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा है बगल, यानी कि वो एक स्थिति विशेष की बात कर रहा है। अब जहाँ विशेष की बात किया वो क्या है? विशेषण है। तो बगल से याना प्रत्यय जोड़ो तो क्या बनेगा? बगलियाना, बगलियाना। अब ये क्या हो गया? विशेषण। ये बगल क्या था? विशेषण था, और विशेषण से क्या बन गया? क्रिया बना। यानी कि हाथ संज्ञा था, संज्ञा से हमने क्रिया बनाया हथियाना, और बगल विशेषण था, इससे हमने क्रिया बनाया क्या? बगलियाना। यानी कि आप ये बात अच्छे से जेहन में रख लोगे कि धातु, संज्ञा और विशेषण तीनों से ही हिंदी में क्रिया बनती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्रिया की उत्पत्ति का मूल तत्व क्या है, तो आप हमेशा बताएंगे कि क्रिया की उत्पत्ति का मूल तत्व क्या है? धातु है, और धातु ही, ठीक है, धातु ही से क्रिया की निष्पत्ति होती है। तो मूल अवयव जब पूछे तो क्रिया की उत्पत्ति का आप बताएंगे धातु, और इस तरह से भेद पूछे तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो भेद है वो 4 भेद मुख्यतः आपसे पूछे जाएंगे। इन्हीं चारों से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर देखें तो सकर्मक और अकर्मक जैसी क्रियाएं पूछी जाती हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगली क्लास में आपको ये सारे डिस्कशन के साथ सारे क्रियाओं के भेद बता करके आपको अकर्मक सकर्मक को भी बहुत अच्छे से बता दूंगा, जिसकी वजह से आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आज आपने क्या सीखा? आपने ये देखा कि क्रिया कहते किसको हैं, ठीक है, क्रिया शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, ये बनती कैसे है, हिंदी में कैसे बनती है, संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ धातु से इसकी निष्पत्ति होती है। बिना धातु के क्रिया का निर्माण संस्कृत उसको नहीं मानता, ध्यान रखिएगा। उसके बाद धातु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मैंने ऐसे नॉर्मली इन चीज़ों को समझाते समय मैं ये भी बताया कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया जब किसी से प्रेरणा लेकर के कोई क्रिया की जाती है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मेरे कहने पर आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने रवि को पढ़वाया, ठीक है, पढ़वाया, वाया उसमें प्रत्यय लगा, अब वो पढ़वाया, यानी मैंने उसको किसी से माध्यम से पढ़वाया। अब यह क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में 2 तरह से होते हैं, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। जहां क्रिया की पूर्णता, जहां क्रिया की पूर्णता एक पॉइंट से किसी के द्वारा दूसरे, यहां या इसको तीसरा पॉइंट, अगर इसको ए माने, इसको बी माने, यहां सी माने, अगर क्रिया पूर्ण होती है इस पॉइंट पर तो कितने माध्यम पीछे आ गए? 2। अगर 2 माध्यम पीछे हैं इसका मतलब कि ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। और अगर एक माध्यम है केवल, क्रिया की पूर्णता ए से बी तक हो जाती है, यानी कि क्रिया जो है बी पॉइंट पर पूरी हो जाती है, तो इसके पीछे कितना बचा? 1। इसलिए यहां पर ये क्या होता है? प्रथम प्रेरणार्थक। ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रेरणार्थक के लिए आना प्रत्यय लगता है धातु में, और द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए वाना प्रत्यय लगता है धातु के लिए। धातु में वाना प्रत्यय लगाओगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगा, आना प्रत्यय लगाओगे तो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा। यानी कि अगर मैंने लिखा पढ़ाना, पढ़ाना, और फिर लिखा पढ़वाना, और एक चीज और लिखा पढ़ना, पढ़ना, तो इसमें कोई माध्यम नहीं है, आप खुद इस कार्य को क्या कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। अब यहां पर यह सामान्य क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, ठीक। अकर्मक सकर्मक तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर है पढ़ाना। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर पढ़ धातु में आना प्रत्यय लगा है, जिसकी वजह से ये यहां पर आकर के पढ़ाना बनाया। अब ये प्रथम प्रेरणार्थक है, पढ़ाना, यानी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यानी कि क्रिया पूर्ण हो रही है। जब आप पढ़ रहे हो तो उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। मैं यहां हूं, आप यहां हो, आप पढ़ रहे हो, पढ़ा मैं रहा हूं,
अब क्रिया की पूर्णतया बी पॉइंट पर हुई यहां पर, यानी कि हम तीसरे पॉइंट तक नहीं गए, इस वजह से पीछे क्या बचा, एक, यानी आना प्रत्यय लगाया, प्रथम प्रेरणार्थक बना। अब दूसरी बात हम कर लें, पढ़वाया। बाय द वे मान लीजिए कि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई पढ़वा रहा है, कह रहा है कि सर आप जाओ क्लास में, बच्चों को पढ़ाना है। अगर मैंने ऐसा किया, अगर बाय द वे मान लीजिए हमारे डायरेक्टर का नाम सर्वजीत है, तो सर्वजीत सर हमसे कह रहे हैं सर आप क्लास में हिंदी की क्लास लीजिए और बच्चों को क्रिया समझाइए। मैंने कहा ठीक है सर, जो आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। उनके कहने के पश्चात उनसे प्रेरणा लेकर के मैं आया क्लास में और आपको पढ़ा रहा हूं। तो सर्वजीत सर यहां पर हैं, उन्होंने मुझे कहा और मैंने आपको पढ़ाया, यानी कि पढ़ाने का जो कार्य है, पढ़ने के उपरांत यानी आप तक जाने के बाद ये क्या हो गई, पूरी हो गई, यानी तीसरे पॉइंट पर पूरा हुआ। तो यहां पर दो माध्यम रह गए, एक मैं और मेरे डायरेक्टर, यानी 2 पॉइंट्स बचा, यानी कि तीसरे पॉइंट पर यानी आप क्रिया को फाइनली उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है, पूर्ण हो रहा है आप तक, इस वजह से वो क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक होगा, क्योंकि उसके पीछे 2 पॉइंट्स बच गए। यानी कि वाना प्रत्यय लगाने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जबकि आना प्रत्यय, इसमें आना प्रत्यय जोड़ा तो क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनी। क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सदैव सकर्मक होती है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सदैव सकर्मक होती है। अब इन 4, 2, 6 कुछ भी लिख दे, इन 4-5 ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको लिख दे, आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, सदैव अगर कोई क्रिया सकर्मक होती है तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। ये बनती है अकर्मक से भी और सकर्मक से भी। अकर्मक से बनने के बाद भी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक हो जाती है, और सकर्मक से बनेगी तो सकर्मक तो रहेगी ही। तो ध्यान रखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो बनती तो अकर्मक और सकर्मक दोनों से है, किंतु बन जाने के पश्चात वो सदैव सकर्मक हो जाती है। अब ये बात कैसे आप जानोगे, कैसे आप सेटिस्फाइड होगे कि हाँ सर अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको अकर्मक और सकर्मक की क्लास करनी पड़ेगी। और अकर्मक और सकर्मक के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका बेसिक्स पॉइंट है, जो उसका क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेप्ट है, अगर कहें अवधारणा, अगर सकर्मक और अकर्मक की अवधारणा को आप समझ पाते हैं, तब जाके ये बात बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों से बन जाती है, और बनने के बाद ये सदैव सकर्मक कैसे हो जाती है। ठीक है, इस बात को अगली क्लास में उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और ये बहुत ढंग से आप इसमें अभी तक रिलैक्स मोड में होंगे। इसके बाद जब मैं अगली क्लास लूँगा, मैंने कहा कि बार बार मैं बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगा आपके लिए, छोटे वीडियोस होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ तक आप बहुत रिलीफ होंगे आई थिंक। और इसके बाद जो भी क्लास लूँगा मैं आपको इसी के आगे से लूँगा, ये यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सब कुछ एक बार और डिस्कस करके आपको अकर्मक सकर्मक तक लेके जाऊँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे पार्ट्स को देखते रहिए।